जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो, अगला सवाल आपके सामने ये उपस्थित रहा। निम्न में से कौन-सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? भौतिक गुण है, कौन-सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? तो सुनो, अब ये देख लेते हैं कौन-सा है, तो अपने आसान हो जाएगा जी। देखो भौतिक गुण कौन-कौन से हैं, आप तो वो सेट कर लो दिमाग में। एक तो अवस्था, एक आकार, आयतन, द्रव्यमान, वेग, त्वरण, ये सारे कैसे गुण हैं? भौतिक गुण हैं। अब इसमें सवाल बड़ा आसान है। ये क्या भौतिक गुण नहीं है? ये तो है। क्या आयतन है? ये भी है। द्रव्यमान है? ये भी है। लेकिन क्षारकता नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर क्षारकता क्यों नहीं है? क्योंकि क्षारकता का अर्थ है आप इसको क्षार समझ लीजिए। क्षार वो होते हैं जो किसको डोनेट करें? ओएच को डोनेट करें। जब ओएच आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जब बाहर निकल जाएगा तो बताओ रसायनों में परिवर्तन हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। जब रसायनों में परिवर्तन हुआ, कौन-सा गुण है? रासायनिक परिवर्तन है। आ गया समझ में? सर बिल्कुल। अगला सवाल। ठोस अवस्था में ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सीधा ही सवाल है। अगर कोई चीज ठोस है और ठोस से सीधी वो किस में बदल रही है? गैस में बदल रही है। ये सब बच्चों को पता होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथियों? इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। आपने बचपन से इसको पढ़ा होगा। सब्लिमेशन क्या पढ़ा होगा? सब्लिमेशन। इसके उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे। उसका उदाहरण जैसे एक तो आपको याद ही है कपूर। एक आप याद कर लो ठोस आयोडीन। ठोस आयोडीन और नौसादर हो गया आपका। नौसादर और नौसादर को बोलते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और एक साथियों इसका उदाहरण आपको दिमाग में बैठा के रखना है। कौन सा? एक ठोस आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नौसादिर हो गया, ये हो गया आपका नेफ्थलीन। कौन हो गया? नेफ्थलीन। और एक साथियों याद रखना ठोस ठोस ड्राइस, या इसका एक और दिमाग में रखना ड्राइस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आया सर? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा ऑक्सीकरण है? देखो मैंने आपको बताया भी था आज। जब भी ऑक्सीकरण आपको दिखाई दे आप क्या बोलोगे सर? इलेक्ट्रॉन का त्याग। किसका त्याग? इलेक्ट्रॉन का सर त्याग। जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हो? उसका ऑक्सीकरण होगा। अब इसमें देखिए नंबर एक में क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या सर? ये निकला इलेक्ट्रॉन। क्या एल में से निकला? तो ये निकला। ये भी क्या है? ऑक्सीकरण। और ये भी क्या है साथियों? ऑक्सीकरण। दोनों ही किसके उदाहरण है साथियों? ऑक्सीकरण के। इसका मतलब ए व बी दोनों इसका। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? चलो अगले सवाल की तरफ। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना उत्पाद ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में सवाल समझते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है? पहले तो आपको विद्वान साथियों को यह पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक होते कौन है। बता देता हूं एक बार। उत्प्रेरक का अर्थ क्या है? रासायनिक रिएक्शन के वेग में परिवर्तन जो करता है उसको अपन क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैटलिस्ट कहते हैं। समझ में आया? ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? घटाता है। और एक होता है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक आपको याद रखना है। सुनो, स्वतः उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब किसी रिएक्शन में ये कोई रिएक्शन और इसमें जब प्रोडक्ट बन जाए
और ये प्रोडक्ट ही रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे। जब किसी केमिकल रिएक्शन में बना उत्पाद ही अभिक्रिया के रेट को बढ़ाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक या स्वतः उत्प्रेरण। तो सवाल पे आते हैं, यही तो सवाल है कि बना उत्पाद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, तो यह उत्प्रेरक क्या कहलाता है? तो साथियों, अभी मैंने आपको सिखाया था, ये कहलाता है स्वतः प्रेरक। क्या कहलाता है? स्वतः उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? एकदम करेक्ट है। दोबारा सुन लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये कोई रिएक्टेंट है, ये क्रियाकारक है, और ये किस में बदल गया? प्रोडक्ट में बदल गया। ये प्रोडक्ट ही रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे? बढ़ाए, तो उसे कहेंगे अपन स्वतः। समझ में आया सर? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलो देखिए अगला सवाल। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। चलो देखते हैं इसको भी। सुनो, ऊष्मा के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की? दो। एक तो होती है ऊष्माक्षेपी और दूसरी होती है ऊष्मा शोषी। अब देखो, सुनो, मतलब सुनो आप इनका। ऊष्माक्षेपी वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन से क्या बने? प्रोडक्ट बने, और साथ में क्या भी बाहर निकले? ऊष्मा भी बाहर निकले। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक से उत्पाद बनने के साथ साथ रिएक्शन तो कंप्लीट हो और साथ में हीट भी क्या निकले? बाहर निकले, उसे कहते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जी। दूसरी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन से वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट से मतलब क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें बाहर से क्या देनी पड़े? ऊष्मा देनी पड़े, उसे अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, CaCO3, और जब आप इसको हीट देते हो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CaO CO। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी होगी? हाँ, देखो, वह विक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बने? हीट भी उत्पन्न हो। मतलब यही तो बात कर रहा है, रिएक्टेंट बदला प्रोडक्ट में और साथ में क्या बदली? क्या निकली? हीट। प्रोडक्ट के साथ क्या निकली? हीट। तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, छेपी। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडो। ये इसका ऑप्शन क्या है? चलो अगले सवाल की तरफ। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सुनो, पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है। सुनो, ये इंग्लिश में टर्म दे दिया इसने, गैल्वेनाइजेशन। इसको बोलते हैं अपन यशद लेपन। क्या बोलते हैं साथियों इसको? यशद लेपन, या इसको बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं साथियों इसको? जस्तीकरण। इसमें क्या होता है? समझना भाई, जैसे ये आपके पास एक आयरन की रोड है, ये आपके पास एक आयरन की रोड है, आयरन की कोई पट्टिका है या कोई रोड है। तो आप, हाँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा ये बहुत अच्छे से। मैंने लिखा ये क्या है भाई? आयरन की रोड है। इस आयरन की रोड के चारों तरफ अपन किसकी किसकी कोटिंग कर दें? किसका लेपन कर दें साथियों? ये आयरन की रोड के चारों तरफ हम किस कोटिंग कर दें? जिंक की। किसकी कोटिंग कर दें? जिंक की। जब जिंक की कोटिंग कर दी जाती है तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं साथियों? प्रोसेस को कहते हैं गेल्वाइलाइजेशन। क्या कहते हैं? गेल्वाइलाइजेशन या यसद लेपन है। दोबारा सुन लो साथियों, आयरन के चारों तरफ जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है? गेल्वलाइजेशन। इसका मतलब किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक। और ऑप्शन में नहीं मिले तो इसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया? दोबारा सुन लो, गेल्वेलाइजेशन वो प्रोसेस है
जिसके अंदर अपन आयरन की धातु के चारों तरफ किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। चलो अगले सवाल की तरफ सवाल ये है कि निम्न में कौन जैव उत्प्रेरक है? जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवाएं। जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करवाते हैं? पूर्ण करवाते हैं। और जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करवाते हैं साथियों, उसको क्या कहते हैं? आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं साथियों? एंजाइम्स। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। और ये एंजाइम से एक सवाल बता देता हूं, कंप्लीटली पूर्णतः प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बने होते हैं साथ? कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। दोबारा सुन लो क्या बता रहा हूं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को जो कंप्लीट करवाए उसे क्या कहते हैं? अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं। कौन है जैव उत्प्रेरक? जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करवाएं? कंप्लीट। और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जो कंप्लीट करवाते हैं उसे अपन बोलते हैं एंजाइम। और एंजाइम कंप्लीटली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। समझ में आया? इसका एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं। जैसे माल्टोज को यदि आपको किस में कन्वर्ट करना है? ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है साथियों? इसके लिए एंजाइम काम में आता है माल्टेज। ये माल्टेज क्या है साथियों? एंजाइम्स है। और कैसा एंजाइम है साथियों? ये जैव उत्प्रेरक है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करवाएं। समझ में आया? इसका आंसर आपका। चलो अगले सवाल की तरफ चलते। बड़ा सिंपल सवाल है। वह जब अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की अवस्था एक जैसी हो तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? सुनो, ये कोई रिएक्टेंट है, ये आपका बना प्रोडक्ट, और ये आपका कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। ये कह रहा है इन तीनों की अवस्थाएं कैसी हैं? समान। मान लो ये भी किस अवस्था में है? लिक्विड। और ये भी किस अवस्था में? लिक्विड। और ये भी किस अवस्था में? लिक्विड। तो ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? समांगी उत्प्रेरण रिएक्शन। देखो, अवस्था जब क्रियाकारक, उत्पाद और रिएक्टेंट की अवस्था एक समान हो तो उसको बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण रिएक्शन। और जब समान नहीं हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया। समझ में आया? सर बिल्कुल समझ। राइट आंसर क्या हुआ आपका? तो अगले सवाल की तरफ। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। देखो, मान लो एक ये है, एक ये है, और एक साथियों ये है, और ये तीनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाए। तो बहुत कॉमन सी बात है, ये तीनों में क्या हो गया? तीनों जुड़ गए। और जुड़ने को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? जो संयोजन रिएक्शन। आपके ये तीनों हैं क्या साथियों? तीनों है साथियों क्रियाकारक है। कौन है? क्रियाकारक। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। जब तीनों क्रियाकारक मतलब दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उल्टा सुनो एक। उल्टा क्या? मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, और ये सॉरी ये कोई रिएक्टेंट है, ये साथियों कोई ये मान लो कोई साथियों रिएक्टेंट है मतलब क्रियाकारक है। और ये साथियों एक से अधिक, एक A1, एक A2 और एक A3, इन तीन प्रोडक्ट में बदला जाए तो साथियों इसको बोलेंगे अपघटन। अपघटन रिएक्शन। क्या बोलेंगे साथियों? अपघटन। और वापिस ऑप्शन जुड़ गए। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। चलो अगले सवाल की तरफ। बड़ा इजी सवाल है।
वह अभिक्रिया जिसमें बना उत्पाद ही उत्प्रेरित करता है। देखो ये कोई रिएक्शन है और यहाँ कोई प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ही क्या करे, इस रिएक्शन को क्या करे, मोटिवेट करे, या मतलब एंजाइम की तरह व्यवहार करे, कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करे। तो इसमें है स्वतः उत्प्रेरण रिएक्शन। ये पहले भी आ गया। जब बना उत्पाद ही किसकी तरह व्यवहार करे, क्रियाकारक की तरह व्यवहार करे, सॉरी, जब बना उत्पाद ही किसकी तरह व्यवहार करे, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करे, तो उसे क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरण। ध्यान रखना, इसका आंसर होगा। समझ में आया? चलो अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, अपन मूव करते हैं। सुनो साथियों, वह अभिक्रिया में कोई ठोस पदार्थ सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। क्या गया सवाल, बड़ा इजी है सवाल। ठोस पदार्थ सीधा ही किसमें, गैस में। क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल आप डायरेक्ट याद रखो, एक बता देता हूँ, 2-3 महीने पहले बता दिए हैं आपको, वो याद रह जाएंगे। कपूर की गोली का सदर प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। अब विसरण जो प्रक्रिया ना साथियों, वो गैसों में लागू होती है। गैसें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आते हैं, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, विसरण। अगर कोई द्रव अगर सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। चलो अगले, अभिकारक और उत्पाद की जलीय अवस्था को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। सुनो, अभिकारक उत्पाद की जलीय अवस्था को सुनो, अवस्था की बात करते हैं अपन। अगर अवस्था तरल है तो साथियों वर्ड यूज किया जाएगा एल, एल फॉर लिक्विड। और अगर अवस्था है ठोस, साथियों वर्ड यूज किया जाएगा एस, एस फॉर सॉलिड। अगर अवस्था है साथियों आपकी वाष्प, सॉरी गैसीय, गैस, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा जी। और अगर अवस्था है साथियों जलीय अवस्था, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ए क्यू। क्या, ए क्यू। मैं यहां लिख रहा हूं ए, यहां मैंने लिखा क्यू। दोबारा रुको एक बार, दूसरा आपको दिखा, ये ए, और इसका अर्थ है अक्वस। क्या अर्थ होता है, ए क्यू एस, और इसको बोलते हैं जलीय। अब उत्तर आप टिक कर दो। जलीय अवस्था को क्या बोलते हैं, अक्वस सॉल्यूशन। समझ में आया सर, बिल्कुल। चलो फिर आपका अगले सवाल की तरफ। हो भाई, खाद्य पदार्थों को के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे खराब न हो। सुनो, खाद्य पदार्थों में जो गैस भरी जाती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। ये तो आपका आंसर हो गया, सीधा याद रखो इसको। लेकिन ये नाइट्रोजन गैस भरी क्यों जाती है, ताकि खाद्य पदार्थों में कौन सी घटना न हो, विकृत गंधिता न हो। विकृत गंधिता शब्द ये भी आ सकता है, विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है साथियों, ध्यान रखना, गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। क्या है, क्या होता है विकृत गंधिता, तेलीय या वसा के जो पदार्थ होते हैं, वो अगर उनको आप खुला छोड़ देंगे, वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे, तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन या लाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीकरण करके क्या हो जाएंगे साथियों, खराब हो जाएंगे। और खराब कैसे हो जाएंगे, इनका टेस्ट बिगड़ जाएगा और इनमें बदबू आने लग जाएगी। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। दोबारा सुनो, तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को प्रकाश तथा ऑक्सीजन, प्रकाश तथा ऑक्सीजन रिएक्शन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है, ताकि क्या नहीं हो, विकृत गंधिता नहीं हो।
राइट आंसर क्या है आपका? अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसका मतलब 3 है। ठोस का तरल में पिघलना, ये तो है यार, तो भौतिक परिवर्तन है। गैसों का तरल में द्रवण, ये भी है। तरल का गैस में वाष्पीकरण, ये भी है। ये कह रहा पदार्थों का जलना, जल गया, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन शामिल है? जब भी जलना वर्ड आए ना साथियों, दहन, और इंग्लिश मीडियम वालों तुम ध्यान रखना कंब्यूशन, ये जब भी शब्द आए कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन है साथियों, रासायनिक परिवर्तन है। इसका मतलब साफ साफ है, कौन सा नहीं है भाई? परिवर्तन नहीं। समझ में आया सर? बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है? देखो स्वतः उत्प्रेरक भी होता है, हमने बात की थी कि प्रोडक्ट किसी रिएक्शन में, रिएक्शन के बाद यदि क्रियाकारक उत्पाद में बदले और उत्पाद खुद कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करे, उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। रिएक्शन के रेट को डाउन कर दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। रिएक्शन की रेट को बढ़ा दे, धनात्मक उत्प्रेरक। उदासीन किसी भी प्रकार का उत्प्रेरक नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो साथियों क्या है आपका? कौन सा है? समझ में आया? का जो राइट आंसर है साथियों वो ये रहा। अगला सवाल सुनिए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका मतलब 3 है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जब जंग लगती है तो साथियों ये बनता है Fe2O3 डॉट XH2O, नया रसायन बना। दूध का दही में बदलना, जब दूध दही में बदल जाएगा ना तो ध्यान रखना लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा। दूध जब दही में बदलेगा, दूध के अंदर क्या होता है? लैक्टोज। मोमबत्ती जलेगी, इसका मतलब क्या बन जाएगी? राख। राख में भी क्या है? रसायन है। अब बच गया वायु का द्रवीकरण। वायु का द्रवीकरण का मतलब है लिक्विडाइजेशन ऑफ एयर। ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन कैसा? एक परिवर्तन है। राइट आंसर क्या हुआ आपका? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से संक्षारण का उदाहरण है? पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। संक्षारण क्या है? अनावश्यक रासायनिक परिवर्तन, अनावश्यक एडवांटेज केमिकल चेंज, परिवर्तन। दिमाग में बैठा लो। अनावश्यक रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो संक्षारण है। अब आगे की तरफ चलते हैं। लोहे पर जंग लगना संक्षारण है जी। लोहे पे जब जंग लगता है तो क्या बनता है? Fe2O3 डॉट XH2, नया रसायन बना। तांबे का हरा पड़ना, तांबा जब हरा पड़ता है तो बनता है CO3 और OH की उल्टवाइस। और चांदी का काला पड़ना, जब चांदी काली पड़ जाती है तो किसके कारण पड़ती है साथियों? सल्फाइड के कारण। किस कारण है? सल्फाइड के कारण। का मतलब ये तीनों ही ऑप्शन हैं आपके संक्षारण के। समझ में आया? अगले सवाल की तरफ। उत्प्रेरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान अपना द्रव्यमान बदलना? नहीं जी, खुद में तो चेंज होता ही नहीं है। स्वयं का संगठन बदलना? स्वयं का संगठन बदलना भी नहीं होता। ए व बी दोनों, ये भी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदलना, गति की जगह ये आ जाए ना रेट, या इसको बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? चेंज इन वेग, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ, इसके कारण है कैटलिस्ट के कारण। समझ में आया सर? प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना है कि ये आपके समझ में आए कि नहीं आई। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपके लिए उत्प्रेरक हूं। क्या हूं? उत्प्रेरक हूं। मैं आपको केवल मोटिवेट कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। पढ़ना तो साथियों आपको ही पड़ेगा। मैं आपके लिए कैसा उत्प्रेरक हूं? ध्यान रखना साथियों, मैं आपके लिए धनात्मक उत्प्रेरक हूं। टीचर कैसा होता है? धनात्मक उत्प्रेरक होता है। यही तो साथियों आपको ही करना पड़ेगा। चलो इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। जय हिंद।